तकनीकी सत्र में क्लोरीनेशन के मानकों और फील्ड लेवल अनुभवों को साझा किया गया। जमीनी स्तर की चुनौतियों जैसे डोजिंग में असमानता, उपकरणों की खराबी और मॉनिटरिंग की कमी पर खुलकर चर्चा हुई। साथ ही व्यावहारिक समाधान और सफल उदाहरणों ने दिशा भी दिखाई। संजय कुमार सिन्हा जी। सर, थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है आपका। ये क्लोरीनेशन ऐसा विषय है कि सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण समझते नहीं। चूँकि कहावत हम लोगों ने सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो वाटर टू ड्रिंक। पानी सब जगह है। हमारे शरीर के अंदर भी हमारे वजन का लगभग 70% हिस्सा जो है वो पानी ही है, और थोड़ी सी पानी की कमी होती है तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और फिर पानी लेना पड़ता है। तो हमारी धरती भी उसी तरह की है, और धरती में मात्र 1% हिस्सा जो पीने का पानी है। हमारी सरकारों ने, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, ग्राम पंचायत की सरकार हो, नगर निकायों की सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, उनका पिछले 70-75 सालों में संकल्प रहा है सबके लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना। आज से करीब 10 साल पहले 2015 के अंत में बिहार सरकार जनता के बीच जाती है और कहती है कि हम बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय लाएंगे, और उसमें से एक निश्चय बोलती है बिहार सरकार कि हम सबको घर में नल का जल देंगे। उस समय बिहार के मात्र 2% घरों में पीने का पानी नल के माध्यम से आ रहा था। एक ऐसा राज्य जहां भारत के सबसे गरीब लोग रहते हैं, एक ऐसा राज्य जहां का एवरेज फैमिली इनकम जो है वो 6,000 रुपये के आसपास है, वो राज्य ये कल्पना कर रहा है कि अगले 5 सालों में हम अपने 2 करोड़ पॉपुलेशन को पीने का पानी उनके घर में उपलब्ध कराएंगे। काफ़ी बड़ा टास्क, एम्बिशियस टास्क था, और हिंदुस्तान के जो विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वो लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वो भी इस टारगेट को अचीव नहीं किए थे जिस समय की ये बात हो रही थी। तो उन संदर्भों में ये योजना आती है, और काफ़ी उद्देश्य के साथ, काफ़ी गंभीरता के साथ यहाँ के पास आउट कई विद्यार्थी जो राज्य सरकार में महत्वपूर्ण दायित्वों को निभा रहे थे, नीति निर्माण कर रहे थे, उनकी समझ सूझबूझ से आज बिहार 99% ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 70% शहरी क्षेत्रों में नल का जल देने में सक्षम हो गया है। ये 10 सालों का है, और पूरे कंट्री का आपको एवरेज अगर दिख रहा होगा तो उसमें बिहार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये काम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से हुआ। ग्राम पंचायतों में समुदाय की समितियां बनी, जिसको वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बोलती। बिहार ने लगभग पहली बार पूरे देश में जो संविधान के 72वें संशोधन हुए थे, जिसमें कि स्थानीय सरकारों को पेयजल स्वच्छता की जवाबदेही दी गई थी, उसको ट्रांसलेट करने का काम किया। शहरों में वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में नल जल का काम शुरू किया गया, और गांव में वार्ड सदस्यों के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया, और योजनाएं बनी। लेकिन योजनाएं जब बनती हैं तो उनका संचालन, रख रखाव एक महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है। आप मैक्सिमम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, तो जितनी भूमिका किसी योजना के को कंसीव करने के बाद उसके एक्सक्यूशन और उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के एस्पेक्ट को महत्वपूर्ण है। कि हमारे घर में अगर कल्पना करें कि गर्मी के मौसम में पानी नहीं आए, क्या होगा। तो कभी भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो वो सोच कर करते हैं कि 365 दिन उनको पीने का पानी मिले। तो योजनाएं बनाई गई। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग, आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा, 1,20,000 से भी ज्यादा पाइप वाटर सप्लाई है सिर्फ गांव में बिहार के। शहरों में
50,000 से ज़्यादा, बिहार में यद्यपि शहर काफ़ी कम है, 50,000 से ज़्यादा वाटर सप्लाई स्कीम है। और इसमें 90% वैसी स्कीम है जो छोटी-छोटी हैं, 100 घरों को, 125 घरों को, अधिकतम 200 घरों को पानी दे रहे हैं। वहाँ पे ग्राउंड वाटर को टैप किया गया है, सबमर्सिबल बोरिंग की गई है, हाई एंड ट्यूबवेल लगाए गए हैं, 8 मीटर की स्टेजिंग हुई है और एवरेज 2.5 किलोमीटर की का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसी चैलेंज को लेकर आज यहाँ बिहार में उपस्थित हुए। आप सारे लोग ने गर्ग की किताब जरूर पढ़ी होगी सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे क्लोरीनेशन की बात की जाती है। मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, अनुभव है। तो साधारण सिद्धांत माना जाता है कि अगर किसी पानी को क्लोरीनेट करना है तो आपको उसके क्लोरीनेशन में 30 मिनट के संपर्क में लाना होगा। तो 8 मीटर की स्टेजिंग है, 10,000 लीटर की पीवीसी टैंक लगे हुए हैं, कहीं पे वो भी नहीं है और वाटर सप्लाई हो रही है। बिहार के शहर, बिहार के गांव गुणवत्ता प्रभावित हैं, खासकर बैक्टीरियोलॉजिकल वाटर लॉगिंग का इशू है। शहरों में पैथोजन बैक्टीरियल कंटामिनेशन एक बड़ा कंसर्न है। उस स्थिति में क्लोरीनेशन कैसे हो, ये एक चैलेंज है बिहार में। मैं बाकी की बात नहीं करूंगा और बड़ी संरचनाओं की भी बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी संरचनाओं में बिहार में यहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, इनके नेतृत्व में बिहार में 12 बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हैं, जहाँ गंगा से पानी लेकर ट्रीटमेंट कर कर एक साथ 60,000 परिवारों को पानी दिया जा रहा है। वहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उन छोटी योजनाओं की बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी में है। 90% वैसी योजनाएं हैं जहाँ पे छोटे छोटे टोलों में पानी जाता है, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनका क्लोरीनेशन कैसे हो, इस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बनाए, समुदाय को कितना जागरूक बनाए कि समुदाय को पता चले कि सबसे अंतिम छोर में 0.2 मानक के अनुसार हमें रेसिडुअल क्लोरीन मिले। तो ये समुदाय के स्तर पे जो पंप ऑपरेटर चला रहे हैं, बरसात के दिनों में हमें कितनी डोजिंग करनी है, गर्मी के दिनों में कितनी डोजिंग करनी है, जाड़े के समय में कितनी डोजिंग करनी है, इसकी समझ हो उस पंप ऑपरेटर का जो इलिटरेट आदमी है, या तो वो वार्ड सदस्य है, वार्ड काउंसलर है या उसके द्वारा नामित किया हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे पता चले कि सोडियम हाइपोक्लोराइड या लिक्विड क्लोरीन जो लिक्विड है या गैस कैसे डोज करे, ताकि अंतिम घर में मिलने वाला पानी जो है वो साफ मिले और मानकों के अनुसार मिले। तो इस चिंता के साथ, इस समझ के साथ आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ नगर एवं आवास विभाग बिहार सरकार के मुख्य अभियंता महोदय हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया से भली भांति अवगत है और पूरी संरचनाओं को इन्होंने नेतृत्व किया है आज इस स्टेज में पहुंचने के लिए। आज बिहार अगर सतत विकास लक्ष्य 6 की बात करें तो बिहार देश के टॉप 3 राज्यों में है। 2 बड़े छोटे छोटे राज्य हैं, गोवा है ना, हमसे बहुत छोटे, हमारा कोई जिला गोवा के बराबर होगा, तो उसके बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा राज्य जो बिहार है वो सतत विकास लक्ष्य 6 में तीसरे नंबर पे और बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे है। उस चिंता से वाकिफ होंगे। हमारे साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता जो मॉनिटरिंग का जिम्मा देखते हैं, रामचंद्र पांडे जी, और फॉर्चुनेटली इसी संस्थान के एक्स स्टूडेंट भी हैं, वो आए हैं। वो हैं हमारे साथ बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो नगर एवं आवास विभाग की इकाई है और मुख्य रूप से बड़ी योजनाएं बनाने की जवाबदेही है, ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जवाबदेही है। और बुडको ने पिछले 20 सालों से अधिक, बुडको का इतिहास है, उसने बिहार के नगर विकास में काफ़ी बड़ा काम किया है। तो हमारे साथ है, हमारे साथ IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर साहब भी हैं, उनके भी महत्वपूर्ण सुझाव होंगे जो हम लोग सुनेंगे। और इसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण सत्र हैं, उन सत्रों में अलग अलग एक्सपर्ट जो ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट होंगे, कुछ उनके प्रोडक्ट भी हैं। IIT रुड़की से प्रोफेसर कनेक्ट होंगे, जो उन्होंने एक बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग किट डेवलप किया है, क्लोरीनेशन का सिस्टम डेवलप किया है,
वो आपके साथ साझा करेंगे। एक वॉटसन टेक्नोलॉजी है दक्षिण भारत की, वो आपके साथ साझा की जाएगी। तो आज पूरे सत्र में न सिर्फ इस समस्या के बारे में, इस समस्या के समाधान को लेकर अभी आज के डेट में क्या सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन को हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक थाउट प्रोवोकिंग सेशन होगा। और सिर्फ यही ये सेशन समाप्त नहीं होगा, बल्कि हम अगले 3 साल की कार्य योजना डिस्कस करेंगे, कैसे एनआईटी के बच्चे बिहार को इस समस्या को निजात के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज आपने इस कार्यशाला का उद्देश्य और महत्व को काफ़ी प्रभावी ढंग से, बहुत सुगमता से बताया। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे यूडीएसडी से आए हुए निखिल सर से कि वो अर्बन क्लोरिनेशन सिस्टम और अर्बन पाइप वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में बात करें, बताएं। दूसरे तकनीकी सत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों पर प्रकाश डाला गया। स्वचालित डोजिंग सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल डेटा मैनेजमेंट जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। ये स्पष्ट हुआ कि तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता दोनों सुनिश्चित की जा सकती हैं। का जो टॉपिक है इसमें मुख्य रूप से यहाँ क्लोरिनेशन का हम लोग ने इस पर मेजर प्रोजेक्ट किया है। गंगा वाटर सप्लाई, गंगा वाटर सप्लाई है कि जो फ्लड का जो एक्सेस वाटर है उसका हमने पीने के पानी के रूप में उपयोग किया। जो एक्सेस वाटर है, जो आप कहते हैं कि पानी की कमी, इस कमी को दूर करने के लिए हमने गंगा वाटर को फ्लड पीरियड में एक जगह एकत्रित करके उसको पीने लायक बनाया है। जिससे आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बिहार सरकार का जो स्कीम है, तो राजगीर, नवादा, गया एंड बोध गया में पानी मैंने कि साफ करना, मैंने एक्सेस वाटर को हम पीने लायक कैसे बनाए, इस पर ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है ना। एक्सेस वाटर, चूँकि पानी की कमी है तो एक्सेस वाटर यूँ ही बर्बाद हो जाता है, तो उसका कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए हम लोगों ने लंबा गंगा वाटर को लिफ्ट करके लगभग 150 किलोमीटर थ्रू पाइप हम ले जा रहे हैं, गया तक ले गए, गया तक, गिरियक, नवादा होते हुए गया तक है। तो उससे हम लोगों ने साफ करके पानी दिया है। तो इसमें एक क्लोरिनेशन भी, एक वहाँ का एक विंग है जो क्लोरिनेशन पर वर्क करती है, तो मेजर वर्क है। और जहाँ तक हमारा यूएलबी का प्रश्न है, इसमें छोटा छोटा स्कीम्स हो रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित है कोई सोल्यूशन हम लोग को लेना होगा। वो तो मेजर है, तो वहाँ तो हर एक तरह का फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ तो उतनी फैसिलिटी आपकी नहीं मिलेगी यूएलबी, अगर छोटे छोटे यूएलबी में, है ना। तो उस पर एक कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना हो जो कम पीरियड में ही, आधा घंटा 1 घंटा में पानी साफ करके जो भी कंटामिनेटेड वाटर है उसको पीने लोग बना दो। यही मेन है। और अब देखना पड़ेगा पॉपुलेशन वगैरह भी फोरकास्ट करके कैसे आप डिजाइन करेंगे उस सिस्टम को। पहले पॉपुलेशन फोरकास्ट कम से कम 2050 तक फोरकास्ट करना होगा उसको, जो भी आप सिस्टम बना रही हो, 2050 तक पॉपुलेशन फोरकास्ट करके उसके लिए वाटर क्लोरिनेशन, मैंने एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर को पीने जो कैसे बनाए, इसका सिस्टम डेवलप करना होगा। इसलिए हम लोग आए, हम लोग अपना विचार विमर्श करें, देखें कहाँ तक सफल हो पाते हैं। और जो भी आपके विचार आएंगे निश्चित है मैंने कम टाइम में हम कैसे साफ पानी दे सके, है ना। और ये भी कोशिश रहना चाहिए कि एक्सेस वाटर कहीं हो तो उसका यूज कैसे करें। जैसे गांव में तालाब में कहीं हम जमा कर सकते हैं पानी, तो उससे 2 फायदा, एक तो ग्राउंड रिचार्ज भी आपका होगा, है ना, दूसरा कैसे यूज करें, है ना। तो मैक्सिमम ये भी होना चाहिए, ग्राउंड रिचार्ज भी कर सके, पानी का मैक्सिमम पीने का यूज़ करें। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पानी कैसे बता रहे हैं काफ़ी कमी है ना। तो एक्सेस वाटर को कैसे पीने योग्य बना दें, है ना। यूएलबी वगैरह में जैसे बहुत सा तालाब है, तो तालाब का खुदाई, और हर एक तालाब वगैरह का खुदाई करें ताकि वाटर रिचार्ज भी होते रहे और हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी निश्चित ऐसे भी रिचार्ज होगा तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। तो इसके लिए वाटर साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा आपको। वाटर साइड मैनेजमेंट मैंने बृहत स्तर पर, ऐसे तो टॉपिक तो अलग है, लेकिन इस पर भी काम करना होगा ताकि पानी हमें हमेशा उपलब्ध रहता है, भी ना आप साफ करके पिला सकते हैं। चलिए अब आपको शुभकामनाएं देते इस जो आज वर्कशॉप आयोजन किया है। हमें एक्चुअली इंजन चीफ आने वाले थे,
तो कल शाम में बताया गया कि आप निकल जाइए, तो हम चले आए, इसलिए आपको हमारी तरफ से सभी को शुभकामना है कि इसका अच्छे से धन्यवाद सर। आपने अभी काफ़ी अच्छा बताया कि पानी का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे यूएलबी लेवल पर वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और यूएलबी का प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रिक्वेस्ट करेंगे जो बुडको से हमारे सर आए हैं, रमाशंकर प्रसाद जी, उनसे कि हम लोग जो है पब्लिक हेल्थ रिस्क रिडक्शन के लिए थ्रू आईओटी थ्रू क्लोरिनेशन हम लोग बेसिकली चूँकि बुडको इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बेसिकली इनका होता है अंडर यूडीएसडी। तो हम जानना चाहेंगे कि ये और इनका क्या रोल होता है, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लोरिनेशन प्रोसेस में। सर। संचालन, क्षमता निर्माण और मॉनिटरिंग मॉडल पर विशेष चर्चा हुई। संस्थागत मजबूती और मानव संसाधन प्रशिक्षण को दीर्घकालिक सफलता की कुंजी बताया गया। खासकर मैं अपने दोस्त नित्या का शुक्रगुजार हूँ कि इस वर्कशॉप में मुझे उसने आमंत्रित किया। साथ में हमारे यूडीएसडी के निखिल बाबू हैं और आईटी के प्रोफेसर साहब हैं, पीएचडी के चीफ इंजीनियर साहब हैं। तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं और बिहार में वाटर सप्लाई के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन इन लोगों का रहा है। तो मैं इन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है कि एक ज्वलंत मुद्दे पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। क्योंकि अगर देखें हम तो लगभग 70% अर्थ पर पूरा जो है वाटर कैपेबिलिटी लगभग 70% है, लेकिन उसमें से हमारा मुश्किल से 2.5% वाटर जो है फ्रेश वाटर के रूप में है, बाकी सलाइन वाटर के रूप में है। और उस 2.5 में भी बहुत रेयर 1.4% के लगभग जो है जो हमारा फ्रेश वाटर लेक रिजाई और रिवर वगैरह में यूज है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं पीने में। उसमें भी जो 2.5% हमारा फ्रेश वाटर है उसमें भी अधिकतर जो है ग्लेशियर के रूप में, आइस के रूप में जमा हुआ है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है कि इसको हम लोग कैसे भविष्य के लिए, चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वाटर जो है थर्ड वर्ल्ड वार का जो मेन मुद्दा बनेगा, वाटर पर ही थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। तो इस एक काफ़ी बर्निंग इशू है और इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं और जो इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं। तो इस संदर्भ में हमारे बिहार सरकार ने इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक 7 निश्चय का संकल्प लिया था और 7 निश्चय संकल्प के तहत एक हर घर नल का जल अवेलेबल कराएंगे, उसमें इस तरह का भी कमिटमेंट उन्होंने किया था। और इसमें बिहार सरकार काफ़ी तेज़ी से आगे काम कर रही है। लगभग इसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं 3 लेवल पर हो रहा है। एक पीएचडी डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है, जो हमारा रूरल एरिया है उसमें पीएचडी के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं उसमें यूएलबी जो है लोकल अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा पोर्टेबल वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम किया जा रहा है। और लार्ज स्केल पर जो खासकर डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं उसमें हमारे यूडीएसडी के कुछ ये जो स्कीम्स उसमें चलाए जा रहे हैं, जो हमारे बुडको के माध्यम से उसका एक्सक्यूशन किया जा रहा है। तो उसमें भी बहुत तरह का यह, जैसे हम लोग स्टेट प्लान से भी बहुत सारे स्कीम लिए हुए हैं। कुछ एडीबी फाइनेंस प्रोजेक्ट भी हैं जो खासकर हम लोगों ने भागलपुर में और गया में एडीबी की हेल्प से कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं वाटर सप्लाई के। और अभी भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने काफ़ी स्कीम, जैसे अमृत 1 में कुछ स्कीम्स का हम लोगों ने कंप्लीशन किया है और अमृत 2 में अभी बहुत सारा हम लोग लगभग 21 स्कीम इसमें प्रपोज किए हैं अमृत 2 में। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं अधिकतर उसी में हम लोग का इसके तहत काम हो रहा है। तो
एक काफ़ी हम लोगों ने बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अभी तक ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबल कराया है, और आगे भी हम लोग 2-3 साल में लगता है कि हमारा कवरेज जो है 90% जो मेजर डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं उसमें 90% कवरेज हम लोग अवेलेबल करा दें। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में अगले 2 से 3 साल में काफ़ी हमारा कवरेज खासकर शहरी क्षेत्र में लगभग 90% कवरेज हमारा ड्रिंकिंग वाटर का हो। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्रिंकिंग वाटर को कहाँ से अवेलेबल किया जाए। तो अभी तक हम लोगों का जो स्कीम है उसमें हम लोग मैक्सिमम ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बिहार जो स्टेट जो है वो एट द सेम टाइम फ्लड से भी ग्रसित रहता है और वाटर स्कार्स एरिया भी है। जैसे अगर उसी समय नॉर्थ बिहार अगर फ्लडेड रहता है तो हमारा साउथ बिहार जो है वाटर स्कार्स रहता है, उसमें सूखे की स्थिति रहती है। तो ये भी एक चैलेंजिंग है। वहाँ ग्राउंड वाटर का भी, चूंकि वाटर टेबल काफ़ी नीचे है तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, और जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है उसके चलते जो वो नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो धीरे धीरे उसका जो है कम होते जा रहा है। तो हमको ये एक एसेस करना पड़ेगा कि ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हो रहा है, तो आने वाले समय में हम लोग टोटली ग्राउंड वाटर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसके लिए भी हमारे पास जो सरफेस वाटर है उसका इफिशियंट यूज करना जरूरी है। जैसे हमारे निखिल सर ने बताया अभी कि उसके लिए हम लोग एक गंगा वाटर सप्लाई स्कीम किए, जिसमें हम लोग गंगा के वाटर को मॉनसून पीरियड में 4 महीना 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक उसको हम लोग ये करके वहाँ से पंप करके और अपने रिजर्वायर में, जो हमारा रिजर्वायर बना हुआ है गिरियक में, मोतनाजे में एक रिजर्वायर बना है वहाँ, और गया में एक रिजर्वायर है वहाँ, 2 जगह स्टोर करते हैं और उसी से साल भर जो है उस एरिया को हम लोग वाटर सप्लाई देते हैं। संजोग से मैं उस प्रोजेक्ट में भी था, काम किया है मैंने। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, और अभी हम लोगों ने वर्तमान में कुछ सोन रिवर का भी पानी का सरफेस वाटर यूज करने का प्लान बनाया है, और हमारा जो एरिया है सासाराम, टिहरी, औरंगाबाद आदि, उसके लिए भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, और हमको लगता है कि 1 से 1.5 साल में उस एरिया में भी हम लोग सोन के सरफेस वाटर का ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर लेंगे। तो काफ़ी बिहार सरकार के स्तर पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और एक WRD ने पटना के लिए भी गंगा के वाटर को उसके लिए ये ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के यूज करने के लिए अभी एक प्लान बनाया है, और भविष्य में हमको लगता है कि पटना में भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैलेसी है कि गंगा के किनारे होने के बावजूद भी पटना अभी टोटल ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, कोई सरफेस वाटर का यूज हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पर्पस से नहीं करते। तो ये आगे हमारे जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है कि सरफेस वाटर को हम लोग मैक्सिमम यूज क्यों, तो कैसे कर सकते। तो एक एस्पेक्ट ये हुआ कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है कि स्वच्छ और साफ जो है ड्रिंकिंग वाटर हम लोग कैसे ये कर सकते। तो इसके लिए भी अभी हम कर रहे हैं कि 2 ये है, जो ग्राउंड वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन वगैरह का हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरफेस वाटर है उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो बना रहे हैं, लेकिन संजोग से अभी हम पुराने मेथड जो है ट्रीटमेंट के उसी को यूज कर रहे हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अभी हम लोग क्लोरिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ओजनेशन और UV का भी आ गया है, लेकिन संजोग से अभी हम लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लोरिनेशन काफ़ी पुराना एक मेथड हो गया है जो धीरे धीरे ऑब्सलीट हो रहा है। इसमें एक खामी ये है कि अगर हमारा उसमें 2 पॉइंट जो है मेजर इशू है कि उसको 30 मिनट उसका कांटेक्ट रहना चाहिए वाटर, जिसके मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास कोई ऐसा अभी उसको मेजर करने का कोई हमारे पास अभी इफिशियंट तरीका नहीं। और दूसरा चीज़ है कि अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं जो कि उसको भी कंसीडर करने की ज़रूरत है।
तो इस पर क्लोरिनेशन के संबंध में एक जो है मेजर कंसर्न है कि इसको हम लोग ये करें कि हमारे लिए हाजार्ड्स नहीं बने, जो हमारा इफिशियंसी है उसको इस तरह से हम लोग डेवलप करें कि हमारा उतना ही क्लोरीन का क्वांटिटी उतना ही हम लोग यूज करें जिससे हमारे इसको जो है कोई हाजार्ड्स नहीं, हेल्थ हाजार्ड्स नहीं। तो एक इशू ये है, और दूसरा इशू है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को कैसे पोर्टेबल वाटर अवेलेबल करा। अब दूसरा इशू है कि कुछ एरिया जो हमारा नॉर्थ बिहार का है, खासकर पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, वहाँ फ्लोराइड और आर्सेनिक का भी इशू है। तो उसको हम लोग कैसे प्रॉपर ट्रीट कर सकें। कुछ जगह आयरन का भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है। तो उसके लिए भी हम लोग कोई इफिशियंट तरीका खोजें जिससे कि हमारा पोर्टेबल वाटर लोगों को मिले, वो सेफ हो और सुरक्षित हो। तो इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी खुशी है कि एक ज्वलंत मुद्दे पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और इससे काफ़ी फायदा होगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि आगे कैसे काम करें जिससे हमारा राज्य और हमारा देश जो है विकसित हो, और हम लोग हर पॉपुलेशन को सेफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा सकें। इसी उम्मीद के साथ आप सबों का फिर से धन्यवाद। थैंक यू। अंतिम चरण में खुली चर्चा के माध्यम से व्यावहारिक सिफारिशें तैयार की गईं। नीति निर्माण और जमीनी क्रियान्वयन के बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताएं। साथ ही साथ बिहार सरकार कितनी सशक्त है इस मुद्दा को लेके, इसको लेके भी आप चर्चा की। और जो बेसिकली जो चैलेंजेस है बिहार का, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को लेके, इस पर भी बहुत सुगमता के साथ आप हम लोगों को जो है एम्पावर किए, बताए और जानकारी दिए। अब हम इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीएचडी से रामचंद्र पांडे सर आए हैं, जो कि चीफ इंजीनियर हैं मॉनिटरिंग के। उनसे जानना चाहेंगे उनका अनुभव, साथ ही पीएचडी क्लोरिनेशन पर क्या काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि रूरल एरिया में पीएचडी अभी पेयजल के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके का अनुभव है, वो हम चाहेंगे कि पांडे सर अभी आपको बताएं। पांडे सर। थैंक यू प्रियंक। रेस्पेक्टेड मौजा सर, यूएसडी से आए हुए हमारे चीफ इंजीनियर साहब, बुडको से भी आए चीफ इंजीनियर साहब, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। मैं रामचंद्र पांडे, चीफ इंजीनियर पीएचडी मॉनिटरिंग। अभी सर ने बताया, बुडको चीफ इंजीनियर सर ने, कि बहुत सारे इशूज हैं हमारे ग्राउंड वाटर्स को लेकर के। खास करके पूर्णिया में सर ने बताया कि आर्सेनिक और फ्लोराइड है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफिकेशन कर दूं कि पूर्णिया जोन में हमारा आयरन बेल्ट है और आर्सेनिक हमारा मिलता है गंगा के बेल्ट में, सीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बक्सर टू भागलपुर। आप गंगा के किनारे दोनों तरफ जाओगे तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको आर्सेनिक का एबंडेंस रूप में आर्सेनिक मिलता है, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक। पूरे पूर्णिया जोन में जाओगे तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, शहर, सुपौल, सहरसा, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उस सब में प्रीडोमिनेंटली आयरन पाया जाता है। फ्लोराइड मिलता है प्रीडोमिनेंटली इन साउथ बिहार, वो कैमूर की पहाड़ी से लेकर के तुम्हारा ये बांका तक, जो भी छोटा नागपुर का फुट हिल्स है उसमें तुमको फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। कुछ एक जिला है जैसे भागलपुर और मुंगेर का, जिसमें तीनों का एविडेंस है, आयरन भी है, आर्सेनिक भी है और फ्लोराइड भी है। हम लोग उसमें एज पर कंसर्न टू पीएचडी, चूँकि सर ने ये मामला थोड़ा सा उठा दिया इसलिए पहले मैं उस पर बात बोल रहा हूँ, इसके बाद फिर हम ओरिजिनल टॉपिक पे हम लोग आएंगे क्लोरिनेशन पे। पीएचडी ग्राउंड वाटर्स में जहाँ जहाँ आयरन की है वहाँ पे IRP लगाया है, आयरन रिमूवल प्लांट। जहाँ जहाँ आर्सेनिक है वहाँ पे ARP लगाया हमने, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट। और जहाँ जहाँ फ्लोराइड है वहाँ पे हमने FRP लगाया है, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया। और इस तरह से लगभग 30,000 वार्डों में
हम लोगों ने ये कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम बनाया है। चूँकि बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 1 में हर घरों में टेप के माध्यम से जल पहुंचाने का अपना निश्चय लिया था। तो 7 निश्चय 1 के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग हर एक घरों में 1,20,000, जैसे संजय जी ने बताया था कि 1,20,000 हम लोगों ने हाउस होल्ड स्कीम्स, वार्ड लेवल स्कीम्स बनाई है, जिसमें लगभग 50,000 स्कीम्स पीएचडी ने बनाया है और लगभग 70,000 स्कीम पीआरडी ने बनाया, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने बनाया था, वार्ड क्रियान्वयन समिति के थ्रू, मुखिया जी के थ्रू, पंचायत के थ्रू। लेकिन आज के दिन में वो मेंटेनेंस हम लोग के जिम्मे है। क्वालिटीज एरिया में लगभग 20,000 क्वालिटी वार्ड्स जो हैं वो आयरन के हैं और 5,000 के आसपास आर्सेनिक, और वो लगभग उतना ही हमारा फ्लोराइड के है। टोटल 30,000 स्कीम वार्ड जो है लेवल स्कीम्स हमारे इफेक्टेड हैं ये कंटामिनेशन से, चाहे वो आयरन हो या आर्सेनिक हो या फ्लोराइड। अब इसके लिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट सब जगह लगाए हुए हैं और उस ट्रीटमेंट प्लांट्स का क्या प्रोसीजर है, क्या टेक्निक्स है, उस पे हम लोग जाएंगे तो शायद विषयांतर हो जाएंगे, बहुत लंबा उसके टेक्निक्स वगैरह हैं, बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं ये सब रिमूवल के लिए। बेसिकली आज जो हम लोग वर्कशॉप आज कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरिनेशन के लिए। अब क्लोरिनेशन से हम लोगों को आयरन का, देखिए आयरन ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए हैं या आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए हुए हैं या फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट जो भी हम लोगों ने लगाया है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स है, ऑक्सीडेशन का है, फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, आयन एक्सचेंज मेथड्स है और भी बहुत सारे एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स हैं। ये सारे टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के यूज करने से बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को भी हटाया जा सकता है। यदि ये देखिए क्लोरिनेशन किस लिए किया जाता है, क्लोरिनेशन मेन पर्पस करते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन के तौर पे। डिसइंफेक्शन बोले तो उसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कहीं है, उसको रिमूवल के लिए हम लोग इसको मेनली क्लोरिनेशन का यूज करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कहाँ हो पाएगा, ग्राउंड वाटर के सोर्स में या सरफेस सोर्स में। सरफेस सोर्स चूँकि ओपन है, वहाँ पे कहीं से भी पानी इंटर कर सकता है। ओपन सोर्स में नदी है तो नदी में पानी कहीं से भी इंटर करता है। जैसे हमारे पटना शहर का भी बहुत सारा एफ्लुएंट्स जो है गंगा नदी में जाता है और ये गंगा नदी में ही हम लोगों ने बिदुपुर में एमबीएस सिस्टम बनाया, मल्टी विलेज सिस्टम बनाया पीएचडी के द्वारा। ये बिदुपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ गंगा के उस पार हम लोगों ने मल्टी विलेज सिस्टम बनाया बिदुपुर, जहाँ से बिदुपुर ब्लॉक में और देसरी ब्लॉक में और हाजीपुर ब्लॉक के डिफरेंट गांव में हम लोग वहां से पानी लेते हैं, ट्रीट करते हैं, पहुंचाते हैं। अब ये सरफेस वाटर में तुमको बायोलॉजिकल कंटामिनेशन की संभावना 100% है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स जस्ट पटना से भी बहुत सारा इफ्लुएंस उसमें नदी का नाला वगैरह गंदा वगैरह उसमें गिरता है, कहीं ट्रीटेड भी है, कहीं अनट्रीटेड वाटर भी उसमें जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लोरिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारा जो भी मल्टीप्लेस सिस्टम हम लोगों ने रिवर से लिया है वहाँ पे हेवी क्लोरिनेशन की व्यवस्था किया है, बड़े बड़े क्लोरिनेटर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं वहाँ पे। और ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे छोटे छोटे स्कीम्स हैं और ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी ले रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने भी क्लोरिनेशन की व्यवस्था की है हर एक स्कीम में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचडी ने जो काम किया है क्वालिटी एरियाज में, वहाँ पे हम लोगों ने बैक टाइप क्लोरिनेटर लगाया है, छोटा सा क्लोरिनेटर हम लोगों ने लाया है, उसको इंजेक्ट किया है डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम में। जहाँ से हमारा सोर्स ले पानी आता है उसमें हम लोगों ने इंजेक्ट करते हैं, उस पाइप में हल्का छेद करके हमारा पूरा इक्विपमेंट, एक छोटा सा इक्विपमेंट सिस्टम रहता है, उस इन हाउस जो हमारा पंप चैम्बर है उसी में रहता है और वो इलेक्ट्रिकली रेगुलेटेड रहता है। वो उसको हम लोग एक 2 ppm इनपुट हम लोग डालते हैं उसमें और वो टंकी में जाता है पानी, और जो आधा घंटा का हमारा सिटी टाइम चाहिए, कंटैक्ट टाइम चाहिए आधे घंटे का, वो ऑलमोस्ट हम लोग अचीव करते हैं। और फिर वो टंकी में जा कर के तब फिर पानी से सप्लाई करके जाता है। ठीक है, वो रात में भी चला देता है, सुबह में भी चला देता है, टंकी में पानी जाता है, मस्टिक रहता है, फिर टाइम खोलने का जब टाइम आता है बॉल्ब खोल देता है, सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कंटैक्ट टाइम हमारा मिल जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर में जनरली ग्राउंड वाटर में भी कंटामिनेशन का सोर्स मैनुअल होता है। आप कहीं गाय गोबर हो या भैंस का गोबर हो या गार्बेज हो अगल बगल में कहीं डाल दिया जिससे लीच करके आप हमारे सोर्स में पहुंच गया, या कहीं पे पाइपलाइन सिस्टम में हमारा कहीं लीक है,
सपोज कीजिए कि पाइपलाइन वहाँ से तो निकल गया, लेकिन सिस्टम हमारे ग्राउंड में जा रहा है, कहीं उसमें सिस्टम में हमारा लीक है, तो वहाँ से हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन होने की संभावना है। तो हम लोग जनरली इन जनरल 2 ppm का डोज इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर हमारा रहता है बैक टाइप क्लोरीनेटर में, उससे हम लोग 2 ppm का डोज डालते हैं और वो देखते हैं कि टेल एंड पे, जहाँ हमारा लास्ट टेल एंड पॉइंट है, वहाँ पे जो रेजिडुअल क्लोरीन है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जिसको FRC बोलते हैं हम लोग, वो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो है टेल एंड पे इट शुड बी ऑलमोस्ट 0.2 ppm mg पर लीटर। तो ये अब कैसे इंश्योर किया जाए, क्योंकि यहाँ तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है, उसको हम लोग 2 ppm पे फिक्स कर देते हैं, तो वो इंजेक्ट करते रहता है पानी की सप्लाई में 2 ppm का। अब हम टेल एंड पे जाते हैं कि टेल एंड पे हमारा 0.2 ppm कैसे मिलेगा, वो कैसे हम लोग जांच करते हैं। तो हमारे यहाँ जांच करने का 2 प्रोसेस है, 2 मेथड, हम 2 तरीके से हम लोग करते हैं। पहला तो FTK है, हमारा फील्ड टेस्ट किट है, ऑन द स्पॉट। एक जैसे डॉक्टर साहब, हम लोग गांव में रहते हैं ना, गांव में डॉक्टर को बुलाते हैं, पूरा अपना जोरा लिए, पूरा सारा सिस्टम फर्स्ट एड का ले, सारी सिस्टम उसमें लिए पहुंच गए। इसी तरह से हमारे ग्रामीण इलाकों में हर एक पंचायत के एक वार्ड सिस्टम में, जिसका वार्ड ऑपरेटर थोड़ा अटेंटिव है और ज़्यादा होशियार है, तेज तरार है, उसको हम लोग ट्रेनिंग दे करके FTK किट दिया हुआ है। उस FTK किट में वो सब टर्बिडिटी भी नापता है, TDS भी नापता है, आयरन भी नापता है, फ्लोराइड वगैरह भी नापता है, और उसमें रेसिडुअल क्लोरीन नापने का भी वो उसमें रखा हुआ क्लोरोस्कोप रखा हुआ है, और वो ऑर्थोडोलिन टेस्ट करता है। ऑर्थोडोलिन टेस्ट में वो रेसिडुअल क्लोरीन नापता है। उसमें ये पर्सनली है, छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पानी लेता है, पानी में रिएजेंट जो डालता है, जो ऑर्थोडोलिन टेस्ट रहता है, पॉइंट डाल करके उसका कलर निकालता है। जो यदि इसमें रेसिडुअल क्लोरीन है तो उसका कलर कुछ ग्रीनिश येलो कलर डेवलप करता है, और उस कलर को हमारे क्लोरोस्कोप में जो डिस्क कलर्स है उससे मैच कराता है कि उसमें क्लोरीन ऑलमोस्ट कितना है। एक्चुअली जस्ट ये विजुअलाइजेशन है, डिजिटल डाटा नहीं आता है। वो कलर जो आता है टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब को डिस्क कलर से उसको मैच कराता है कि ये ऑलमोस्ट कितना हो सकता है। तो उससे हम लोग ये श्योर करते हैं कि वो टेल एंड पे हमारा 0.2 ppm रहे। अब ये आती है कि भाई रेगुलर यदि हम 0.2 ppm का पानी हम टेल एंड पे दे रहे हैं, और कोई आदमी रेगुलर 0.2 ppm क्लोरीन ले रहा है, तो क्या उसके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं क्या? तो ऐसा स्टडी में आया है कि 0.5 ppm तक यदि आप रेगुलर क्लोरीन ले रहे हो तो उससे कोई हेल्थ इश्यूज, इस तरह का कोई एडवर्स हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो हम लोग 0.2 अब उसमें समस्या कहाँ आ रही है? अब देखो, टेल एंड पे तो हमने 0.2 ppm का कंसर्न किया, इंजेक्ट किया शुरू में 2 ppm, तो जस्ट जो नीचे घर बगल वाला घर होगा, टेल एंड तो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन जो जस्ट बगल वाला जो घर होगा उसको तो हम लोग क्लोरिनेशन दे रहे हैं ज़्यादा, और उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पंप चैम्बर जहाँ पे है, टंकी है, वहाँ से हमने डाला 2 ppm का, वहाँ से जो फर्स्ट घर है वो जब टेप आउट निकाल रहा है, अपना टेप खोल रहा है पानी, तो उसके यहाँ तो कुछ जाहिर है 0.2 ppm से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि टेल एंड पे हम 0.2 ppm की बात कर रहे हैं, जो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि वार्ड लेवल स्कीम्स इन जनरल 1.5-2 किलोमीटर के पाइपलाइन ही है हमारा। तो ये एक इशूज है कि हम लोग उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि उसको टेस्ट एंड ऑर्डर काफ़ी अलग मिलेगा जो हमारा नज़दीक वाला है। दूर वाला के लिए तो ठीक है, लेकिन जो नज़दीक वाला में हमको मिलेगा उसका टेस्ट एंड ऑर्डर कुछ अलग होगा। वो आपको कंप्लेन कर सकता है कि हमारा क्या है नहीं। वैसी स्थिति में हमारा सिस्टम को हम लोग इतना दुरुस्त करते हैं कि इंग्रेशन जो है बाहर से पानी का हमारे पाइपलाइन सिस्टम में कम से कम हो, और हमको क्लोरिनेशन का डोजेज जो है कम से कम करना पड़े, क्योंकि क्लोरिनेशन का डोजेज पैथोलॉजिकल के लिए ही होता है, बैटोलॉजिकल के लिए ही किया जाता है इन जनरल, अदर और उसका कोई नहीं है। दूसरा सबसे इशू है कि अभी हम लोगों ने HDP पाइप का यूज़ किया, प्लास्टिक पाइप का यूज़ किया, जिसमें आयरन बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता है। पहले CI पाइप का यूज़ करता था हम लोगों ने, उसमें आयरन बैक्टीरिया होने का भी चांसेज रहता था, इसलिए क्लोरिनेशन उसमें और ज़्यादा ज़रूरत था। लेकिन HDP पाइप जब से हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, तो उसमें यदि ग्राउंड वाटर को हमने सोर्स को सेव कर लिया,
और पाइपलाइन सिस्टम को भी हम यदि 100% दुरुस्त कर लेते हैं तो क्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि सोर्स पे भी हम 100% श्योर नहीं है कि 100% वो सेफ होगा। पाइपलाइन भी हमारा सिस्टम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, कहीं कोई काट दिया, गांव में कहीं कुछ बना रहा है, रोड बना रहा है, कुछ बना रहा है, या घर में कहीं कुछ इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से कहीं से लीक कर गया। जैसे सूरत में हुआ था अभी जस्ट हाल फिलहाल, हम लोगों ने करीब महीना 1.5 महीना पहले देखा था, सूरत में कहीं पाइपलाइन गया था, इंडस्ट्री पाइपलाइन से आ गया, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग मर गए। ऑब्वियस ये बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन था, जिसके कारण वो वायरल भी कंटेमिनेशन हो सकता है, जिसके कारण सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम लोगों को क्लोरिनेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। पीआरडी से कुछ योजनाएं बनी है, उसमें क्लोरिनेशन नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग अभी क्लोरिनेशन करने का व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ मल्टी विलेज स्कीम्स है, उसमें भी बहुत सारा हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं। अभी जो हमारा क्लोरिनेशन करते हैं वो लिक्विड क्लोरिनेशन करते हैं, क्योंकि क्लोरिनेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं। गैस क्लोरिनेशन भी होता है, लिक्विड क्लोरिनेशन भी होता है, और सॉलिड भी है। तो पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते थे, लगभग 30-35% का कंसनट्रेशन से ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते थे। वो एक सॉलिड पाउडर की तरह रहता था, उसमें हम लोग पानी में उसको घोर लेते थे, पानी में घोर करके सिस्टम में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, वेल में। जैसे हाइड्रोजन टैबलेट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बाढ़ यदि आती है, बाढ़ के समय में जब हमारे सोर्स कंटेमिनेटेड हो जाते हैं इन फ्लड्स वाटर से, तो ट्यूबवेल में या कुआं में या इस तरह के स्कीम्स में हम लोग हाइड्रोजन टैबलेट्स डालते हैं। पहले ब्लीचिंग पाउडर डालते थे, लेकिन अब हाइड्रोजन टैबलेट्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण उसमें हाइड्रोजन टैबलेट डालते हैं, और लगभग 0.5 mg हाइड्रोजन टैबलेट्स 20 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट होता है। यदि उसमें पानी में बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन का आपको डर है तो 0.5 mg का एक टैबलेट ले लीजिए, 20 लीटर पानी में डाल दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। तो हाइड्रोजन टैबलेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जनरली हम लोग अभी पीएचडी के द्वारा जो भी स्कीम्स बनाए गए हैं उसमें हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक लिक्विड क्लोरीन का यूज करते हैं, जो जिसे बैक टाइप क्लोरेटर बोलते हैं, और डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द वाटर सप्लाई सिस्टम्स। थैंक यू सर। और अभी तो टॉपिक बहुत लंबा है इसमें, और क्या क्या है, कैसे कैसे है, लेकिन फिलहाल और भी कार्यक्रम हैं आगे, इसलिए फिर मैं अभी इसी तरह अपना यहीं पे रोकता हूँ। और एक मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ। जब कॉलेज बीसी पटना हुआ करता था, पटना यूनिवर्सिटी का हुआ करता था, उस समय मैं यह कार्यशाला केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सतत प्रयास की शुरुआत है। सुरक्षित क्लोरिनेशन का अर्थ है स्वस्थ नागरिक, सुरक्षित समाज और मजबूत भविष्य। स्वच्छ जल, सुरक्षित कल।